नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीडीवी आरजे पर। तो जल्दी से जुड़ जाएं। आज हम चर्चा करने वाले हैं पूर्वी मैदानी प्रदेश के ऊपर, क्योंकि हमारी जो अरावली पर्वत श्रृंखला है उसके जो भाग हैं, जैसे कि हमने लास्ट क्लास के अंदर बात की थी दक्षिणी अरावली पर्वतीय प्रदेश, ठीक है। तो उसके ऊपर हमने संपूर्ण रूप से चर्चा कर ली थी और हमने अरावली के जो 3 भाग थे जो हमने किए थे, उसके अंदर पहला हमने देखा था उत्तरी अरावली, दूसरा जो पार्ट देखा था वो देखा था मध्य अरावली, तीसरा जो भाग देखा था वो देखा था दक्षिणी अरावली। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं पूर्वी मैदान के ऊपर। पूर्वी मैदान, पूर्वी मैदानी प्रदेश है, उसके ऊपर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो आप जल्दी से जुड़ जाएं। पूर्वी मैदानी प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश पढ़ने से पहले हमें आपके साथ चर्चा करना चाहेंगे कि इस चैनल के ऊपर कला संस्कृति की जो क्लासें हैं वो निरंतर आ रही हैं, ज्योग्राफी की जो क्लासें हैं वो भी निरंतर आ रही हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें और अपने दोस्तों को और मित्रों को भी क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि उनको भी क्या है इन क्लासों का जो फ़ायदा है वो मिल सके। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। फोर्थ ग्रेड की बात करेंगे तो फोर्थ ग्रेड के अंदर जो ये क्लासेस चल रही हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप जुड़ने का प्रयास करें, ठीक है। देखो, हमें पूर्वी मैदानी प्रदेश पढ़ने से पहले हमने देखा था कि हरिमोहन सक्सेना एंड प्रोफेसर ए के तिवारी के द्वारा क्या किया गया है, राजस्थान को अलग अलग भौतिक प्रदेशों के अंदर बांटा गया है। तो उनके ऊपर अगर हम चर्चा करेंगे तो 1 नंबर पर है हमारा पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, एक बार देख लेते हैं इसके बारे में। 2 नंबर पर अगर हमने बात की थी, 2 नंबर पर है अरावली पर्वतीय प्रदेश। 3 नंबर की अगर हम बात करेंगे तो 3 नंबर पर है पूर्वी मैदानी प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश। और 4 नंबर की अगर हम बात करेंगे तो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। तो ये 4 क्या है, पहला है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, 2 नंबर पर है अरावली पर्वतीय प्रदेश, 3 नंबर पर है पूर्वी मैदानी प्रदेश और 4 नंबर पर है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। ये वर्गीकरण है, ये किसके द्वारा किया गया है, तो हरिमोहन सक्सेना एंड प्रोफेसर ए के तिवारी के द्वारा क्या किया गया है, ये वर्गीकरण किया गया है, ठीक है। अब देखो, इसके अंदर हमने इसको 2 भागों के अंदर बांटा था, ठीक है, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को। तो देख लेते हैं, पहला है शुष्क और दूसरा कौन सा है, अर्ध शुष्क। पहला शुष्क भाग और दूसरा कौन सा है हमारा, अर्ध शुष्क प्रदेश, ठीक है। अरावली की अगर हम बात करेंगे तो अरावली को भी हमने 3 भागों के अंदर बांटा था, उत्तरी अरावली, इसके बाद में मध्य अरावली और इसके बाद में दक्षिणी अरावली, ठीक है, दक्षिणी अरावली। इन 3 भागों के अंदर बांटा था। शुष्क को हमने देखा था, शुष्क को अलग अलग भागों के अंदर बांटा गया था, ठीक है, शुष्क को अलग अलग भागों के अंदर बांटा गया था। एक तो रेतीला, ठीक है, एक तो रेतीला था, ठीक है, और एक क्या है, यानी रेतीला मान सकते हो आप, या बालू का स्तूप युक्त प्रदेश बोल सकते हो, स्तूप युक्त। और एक क्या है, बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश आप बोल सकते हो उसे, ठीक है। तो बालू का स्तूप जो युक्त प्रदेश है, इसके अंदर आपने देखा था क्या, अनेक प्रकार के जो बालू का स्तूप है, जैसे पैराबोलिक बालू का स्तूप है, अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप है, ठीक है, अवरोधी बालू का स्तूप है, नेटवर्क बालू का स्तूप है, सबर काफिज बालू का स्तूप है, ठीक है। मुक्त जो बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है, उसके अंदर हमने चर्चा की थी कि जो रेतीला प्रदेश है, मिश्रित है, इसके बाद में पथरीला है, इनके ऊपर क्या है हमने चर्चा की थी, ठीक है। इसके बाद हमने उत्तरी अरावली के ऊपर भी चर्चा कर ली, मध्य अरावली के ऊपर भी चर्चा कर ली और दक्षिणी अरावली के ऊपर भी क्या है चर्चा कर ली। आज का जो हमारा महत्वपूर्ण भाग है, उसके ऊपर आज हम चर्चा करने वाले हैं, वो है पूर्वी मैदान। तो पूर्वी मैदान को भी अलग अलग भागों के अंदर हम बांट लेते हैं। तो पहला है बनास बेसिन, बनास बेसिन। दूसरे की अगर हम बात करेंगे तो चंबल बेसिन, चंबल बेसिन। और तीसरे की अगर हम बात करेंगे तो मध्य माही बेसिन, मध्य माही बेसिन।
तो आपको पता है कि हमने यहाँ तक तो चर्चा कर ली थी, ठीक है। अर्ध शुष्क का और लिख देता हूं मैं यहाँ पर। अर्ध शुष्क की अगर हम बात करेंगे तो इसके अंदर घग्गर का मैदान, शेखावाटी प्रदेश। 3 नंबर की अगर हम बात करेंगे तो नागौरी उच्च भूमि। और 4 नंबर की अगर हम बात करेंगे तो आ जाएगा हमारा यहाँ पर लूनी जवाई बेसिन। ये क्या है हमारे आगे, इसके अंदर शेखावाटी प्रदेश आ गया, नागौरी उच्च भूमि आ गई और लूनी जवाई बेसिन हो गया। तो हमारा शुष्क प्रदेश भी हो गया पूरा, अर्ध शुष्क प्रदेश भी है वो पूरा हो चुका है। अरावली पर्वतीय प्रदेश की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर उत्तरी अरावली भी हो चुकी है, मध्य अरावली भी हो चुकी है और दक्षिणी अरावली भी है वो हमारी हो चुकी है। इसके अंदर आज हम महत्वपूर्ण जो चर्चा करेंगे, जिस पॉइंट के ऊपर चर्चा करेंगे वो है हमारा अगला भौतिक प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश। इसके अंदर हम बनास बेसिन के बारे में, चंबल बेसिन के बारे में और मध्यमाही बेसिन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लें इसका, इसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं क्लास को। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखो हम थोड़ा सा मैप के ऊपर देख लेते हैं कि मैप के ऊपर किस प्रकार से आपको ये जो पूर्वी मैदानी प्रदेश है ये नजर आने वाला है। तो इस प्रकार से हम राजस्थान का क्या है चित्र बना लेंगे इस प्रकार से। आपको पता है कि ये जो भाग है, इस भाग की अगर हम बात करेंगे, ये तो आपको क्या है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के रूप में क्या है नजर आता है, ठीक है। इसके बाद में इस प्रकार से ये जो भाग है आपको ये नजर आएगा। तो ये है हमारा अरावली पर्वतीय प्रदेश वाला जो भाग है, ठीक है। इसके बाद में इस प्रकार से आपको क्या है यहाँ से इस प्रकार से ये नजर आएगा। तो ये है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। और ये जो भाग है जिसको हम हाईलाइट कर रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान रखना आपको, जिसको हम हाईलाइट कर रहे हैं इसकी हम चर्चा कर रहे हैं। तो ये जो भाग है ये क्या है हमारा पूर्वी मैदानी प्रदेश है। ये जो भाग है ये हमारा कौन सा है, पूर्वी मैदानी प्रदेश है। पूर्वी मैदानी प्रदेश ये भाग है हमारा। और इसके बारे में आपको ध्यान ये रखना है कि पूर्वी मैदानी प्रदेश की अगर हम बात करेंगे तो ये क्या है, आपको सारा जो भाग है, ये जो पूरा भाग है मैं बता रहा हूं यहाँ पर आपको, तो ये जो सारा भाग है ये क्या है हमारा नदी बेसिन है। ये क्या है सारा जो भाग है आपको नदी बेसिन वाला जो क्षेत्र है वो नजर आएगा, ठीक है। अब अगर हम बात करेंगे पूर्वी मैदानी प्रदेश की, तो पूर्वी मैदानी जो प्रदेश है इसकी अगर हम बात करेंगे तो ये 23% भाग के ऊपर क्या है आपको नजर आएगा। कितने प्रतिशत भाग के ऊपर नजर आएगा, 23% भाग के ऊपर नजर आता है। और इसके अंदर 39% जनसंख्या क्या करती है, निवास करती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि कितने प्रतिशत भाग के ऊपर है, 23% भाग के ऊपर तो फैला हुआ है और 39% यहाँ पर क्या है जो जनसंख्या है वो क्या करती है, निवास करती है, ठीक है। अब देखो इसके अंदर आपको पता है कि ये जो भाग है इसके अंदर ये नदी वाला क्षेत्र है, ठीक है। नदी वाला क्षेत्र है, तो नदी वाला क्षेत्र होने के कारण यहाँ पर क्या है जनसंख्या सर्वाधिक क्या करती है, निवास करती है, ठीक है। लगभग 23% भाग के ऊपर क्या है ये जो हमारा पूरी मैदानी प्रदेश है ये क्या है विस्तृत है। और इसके अंदर 39% जनसंख्या क्या करती है, निवास करती है। इसके बाद में और महत्वपूर्ण बात अगर हम जानेंगे तो 2011 की जनगणना के अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार अगर हम बात करेंगे तो इसके ऊपर कितने प्रतिशत जनसंख्या, तो 39% जनसंख्या क्या करती है, निवास करती है। ये मैंने बात आपको पहले भी बता दी। और आपको यहाँ पर भी 2011 की जनगणना के अनुसार अगर आपको जनसंख्या यहाँ पर देखने को मिलेगी तो वो कितने प्रतिशत मिलेगी, 39% जनसंख्या है वो देखने को मिलेगी। देखो एक सारणी के द्वारा हम समझते हैं, यहाँ पर एक मैं यहाँ पर सारणी बनाता हूँ छोटी सी, उसके माध्यम से हमें सारी बातों को समझना है, ठीक है। अब जैसे कि हम बात करेंगे इसके अंदर हम इसको अलग अलग भागों के अंदर बांट लेते हैं। पहला भाग, दूसरा भाग,
तीसरा भाग और चौथा भाग, ठीक है। इसके अंदर हमारा आ जाएगा, जैसे मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। 2 नंबर की अगर हम बात करेंगे तो अरावली पर्वतीय प्रदेश। 3 नंबर की अगर हम बात करेंगे तो पूर्वी मैदानी प्रदेश। इस सारणी को ध्यान से समझना है, पूर्वी मैदानी प्रदेश। इसके बाद में 4 नंबर की अगर हम बात करेंगे तो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, ठीक है। ये क्या हो गए, हमारे 4 भौतिक प्रदेश हो गए। अब अगर हम बात करेंगे तो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के अगर हम बात करेंगे तो कितने प्रतिशत भाग के ऊपर फैला हुआ है, लगभग 61% भाग के ऊपर फैला हुआ है। यानी अगर हम बात करेंगे 61.11% भाग, तो हम लगभग में कितना ले सकते हैं, इसको 61% ले सकते हैं, ठीक है। अरावली की अगर हम बात करेंगे तो अरावली जो पर्वतीय प्रदेश है ये 9% भाग के ऊपर फैला हुआ है, ठीक है। पूर्वी मैदानी प्रदेश की बात करेंगे तो पूर्वी मैदानी प्रदेश मैंने यहां पर बता दिया आपको, तो 23% भाग के ऊपर फैला हुआ है। और यहाँ पर दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश की अगर हम बात करेंगे तो लगभग 7% भाग के ऊपर क्या है, ये फैला हुआ है, ठीक है। कितने प्रतिशत भाग के ऊपर फैला हुआ है, तो 7% भाग के ऊपर ये फैला हुआ है। अब देखो इसके अंदर हम देख लेते हैं कि ये जो है वो हमें किस प्रकार से बता रहा है कि 61% भाग के ऊपर क्या है, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश फैला हुआ है। तो यहाँ पर जनसंख्या की अगर हम बात करेंगे तो 40% जनसंख्या यहाँ पर क्या करती है, निवास करती है। यानी 61% भाग के ऊपर अगर हम बात करेंगे तो 40% जनसंख्या क्या करती है, यहाँ पर निवास करती है। इसके बाद 9%, तो यहाँ पर 9% की बात करेंगे तो यहाँ पर जनसंख्या है वो 11% क्या करती है, निवास करती है। 23% की अगर बात करेंगे तो पूर्वी मैदानी प्रदेश कितने प्रतिशत भाग के ऊपर है, 23% भाग के ऊपर है। तो जनसंख्या की अगर हम बात करेंगे तो 39% जनसंख्या यहाँ पर क्या करती है, निवास करती है। 7% यहाँ पर क्या है, 7% भाग के ऊपर ये क्या है, फैला हुआ है। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे जनसंख्या की, तो यहाँ पर दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश के अंदर 10% जनसंख्या क्या करती है, निवास करती है, ठीक है। अब देखो जैसे कि आपको इस प्रकार से नहीं समझना, ठीक है, तो किस प्रकार से समझेंगे हम, आपको मानना है कि यहाँ पर 61 घर है, 61 क्या है, हमारे घर है, जिसके अंदर 40 क्या है, लोग रह रहे हैं। 40 क्या रह रहे हैं, लोग रह रहे हैं। 61 घर हैं और 40 क्या है, लोग रह रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास घरों की संख्या क्या होगी, ज्यादा होगी, और लोगों की संख्या हमारे पास क्या होगी, कम होगी। यानी घरों की संख्या की अगर हम बात करेंगे तो 21 घर है वो क्या है, ज्यादा है, ठीक है, जिसके अंदर लोग हैं वो आराम से क्या है, रह सकते हैं। इसके बाद दूसरी अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास घरों की संख्या कितनी है, 9 है, और उसके अंदर लोग कितने रह रहे हैं, तो 11, ठीक है। तो अगर हम बात करेंगे तो इसमें क्या है, डबल डबल लोग हो जाएंगे। यानी यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो एक एक लोग है वो क्या है, एक एक घर के अंदर क्या हो जाएंगे, डबल डबल हो जाएंगे। तो यहाँ पर घरों की संख्या कम है और लोगों की संख्या क्या है, ज्यादा है। इसी प्रकार से अगर हम इसकी बात करेंगे तो 7 क्या है, हमारे पास घर है और लोग कितने हैं, 10 है। तो यहाँ पर भी क्या है, घरों की संख्या कम है, लोगों की संख्या ज्यादा है। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएंगे, डबल डबल हो जाएंगे, ठीक है। 2 घरों के अंदर डबल डबल हो जाएंगे और एक घर के अंदर क्या है, 2 डबल हो जाएंगे, ठीक है। इसी प्रकार से अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो 23 क्या है, घर है, ठीक है। यहाँ पर देखो कितने घर है, 23 घर है। और यहाँ पर अगर मैं बात करूंगा लोगों की संख्या कितनी है, 39 है। तो यहाँ पर आप देखिए कि अगर हम इसके अंदर इनके बीच का अंतर देखेंगे तो 16, इनके बीच का अंतर देखेंगे तो 16। यानी अगर हम यह बात कह सकते हैं कि 23 घरों की संख्या के अंदर कितने लोग रह रहे हैं, 39 लोग रह रहे हैं। घर 23 ही हैं, लोग कितने 39 है। तो इनके अंदर क्या है, डबल डबल क्या हो जाएंगे, इनके अंदर ये लोग हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर हम इस प्रकार से कह सकते हैं तो पूर्वी मैदानी प्रदेश की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये जो भौतिक खंड है, ये जो भौतिक खंड है, भौतिक खंड अधिक जनसंख्या घनत्व वाला है, अधिक जनसंख्या घनत्व वाला है, जनसंख्या घनत्व वाला है। और किसके अकॉर्डिंग है, तो अगर हम बात करेंगे 2011 की जनगणना के अनुसार, 2011 की
जनगणना के अनुसार क्या है, अगर आपको सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो भौतिक खंड है वो नजर आएगा तो वो कौन सा है, पूर्वी मैदानी प्रदेश है। और पूर्वी मैदानी प्रदेश के अंदर इतनी जनसंख्या है वो निवास क्यों करती है इतने प्रतिशत भाग के ऊपर, तो इसका प्रमुख कारण ये है कि ये सर्वाधिक सिंचित भाग है, यहाँ पर पेयजल की आपूर्ति है वो आसानी से हो जाती है, ठीक है, सिंचाई की जो सुविधाएं हैं वो आसानी से हो जाती हैं, क्योंकि यहाँ पर संपूर्ण क्षेत्र की अगर हम बात करेंगे तो नदी बेसिन वाला क्या है, संपूर्ण क्षेत्र है, ठीक है। तो पूर्ण रूप से अगर हम बात करेंगे तो नदी बेसिन वाला क्षेत्र है, पूर्ण रूप से अगर हम बात करेंगे तो पूर्ण रूप से नदी बेसिन वाला क्षेत्र है, नदी बेसिन वाला क्षेत्र है। अगर आपको पूछ लिया जाए ये प्रश्न कि पूर्ण रूप से नदी बेसिन वाला क्षेत्र कौन सा है, तो पूर्ण रूप से नदी बेसिन वाला जो क्षेत्र है वो कौन सा है, तो पूर्वी मैदानी प्रदेश है वो आपका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। और नदी बेसिन की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर कोई भी आपको पुराना बेसिन है वो नजर नहीं आएगा, तो नवीन बेसिन है वो यहाँ पर क्या है आपको नजर आने वाला है, ठीक है। यानी पूर्वी मैदानी प्रदेश के अंदर अगर हम देखेंगे तो पुराना जो नदी बेसिन है वो आपको यहाँ पर नजर नहीं आएगा, संपूर्ण है वो नवीन नदी बेसिन है वो क्या है आपको नजर आने वाला है। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि जो नवीन नदी बेसिन है उसको क्या कहा जाता है, तो जल्दी से आप फटाफट से बताएं कि नवीन जो नदी बेसिन है उसको किस नाम से जाना जाता है, फटाफट से बताएं। तो नवीन जो हमारा नदी बेसिन होता है, देखो यहां पर मैं लिख देता हूं, पुराना नदी बेसिन है, नदी बेसिन इसको क्या कहा जाता है, इसके बाद नवीन नदी बेसिन होता है, इसको क्या कहा जाता है। तो पुराना जो नदी बेसिन है इसकी अगर हम बात करेंगे तो इसको बांगर के नाम से जाना जाता है, बांगर। और नवीन जो नदी बेसिन होता है इसको खादर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। यानी पुराना जो नदी बेसिन है इसको बांगर के नाम से जाना जाता है, जबकि नवीन नदी बेसिन है इसकी अगर हम बात करेंगे तो इसको क्या है, खादर के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पर अनेक प्रकार की नदियां क्या है बहती हैं, अनेक प्रकार की नदी बेसिन है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर क्या है, नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी का क्या है, मिट्टी से ये क्या है निर्मित मैदान है। तो नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से निर्मित मैदान है, नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से निर्मित मैदान है, ये लाई गई मिट्टी से निर्मित मैदान है, मिट्टी से निर्मित मैदान। अब देखो आपको पता है कि नदियों द्वारा लाई गई जो मिट्टी है वो आपको पता है कि इसकी सतह के ऊपर तो क्या है मिट्टी बह नहीं सकती, क्योंकि सतह के ऊपर अगर आपको देखने को मिलेगा तो सतह के ऊपर क्या है आपको पानी नजर आएगा, जल नजर आएगा, ठीक है। तो ये जो मिट्टी है इसके पेंदे के अंदर, यानी जल तो ऊपर क्या है बहता है, और इसके जो पेंदा है नीचे का जो पेंदा है इस पेंदे के अंदर क्या है ये मिट्टी है वो पानी के साथ में क्या है बहती चलती है। तो जैसे ही पानी आगे की तरफ निकलेगा तो क्या होगा, ये मिट्टी है ये एक परत के रूप में क्या है जम जाएगी। तो क्या है अगर मैं इसको कह सकता हूं कि ये जो मिट्टी को क्या है, ये जो मिट्टी है इस मिट्टी को जल ओढ़ कर आता है, ठीक है। जल क्या है, जल को ओढ़ कर आता है इस मिट्टी को, ठीक है। तो इसको क्या है, इस मिट्टी को क्या कहा जाता है, जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है। जल को ओढ़कर आने वाली मिट्टी को क्या कहा जाएगा, जलोढ़ मिट्टी कहा जाएगा। यानी जल को ओढ़कर आने वाली मिट्टी कौन सी होगी, जलोढ़ मिट्टी होगी। इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो इस मिट्टी को हम कछारी मिट्टी भी कह सकते हैं, कछारी मिट्टी कह सकते हैं। इस मिट्टी को अन्य नाम से अगर हम जानेंगे तो इसको कांपीय मृदा के नाम से भी क्या है जाना जाता है, कांपीय मृदा। तो ये एक ही मिट्टी के नाम है, कछारी मिट्टी, कांपीय मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। आपको इस बात का क्या है ध्यान रखना है। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, इसके बाद आगे चलते हैं। इसके बाद अगर हम आगे बात करते हैं तो नवीन जलोढ़ वाला क्षेत्र आपको ये नजर आने वाला है, नवीन जलोढ़
नवीन जलोढ़ वाला क्षेत्र है, ये नवीन जलोढ़ वाला क्षेत्र है। अब नवीन जलोढ़ वाला क्षेत्र होने के कारण इसको क्या है, खादर प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है, खादर प्रदेश भी कहते हैं इसे। क्या है, किसको, तो पूर्वी मैदानी प्रदेश को खादर प्रदेश भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर नवीन जलोढ़ मिट्टी होने के कारण क्या है, ये नवीन जलोढ़ मिट्टी से क्या है निर्मित मैदान है, कौन सा, पूर्वी मैदानी प्रदेश। और खादर प्रदेश भी क्या है इसे कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, नवीन जो मिट्टी है, नवीन आपको नदी बेसिन है वो यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके बाद अगर हम आगे बात करेंगे तो गंगा यमुना नदी बेसिन के अंतर्गत ये क्या है भाग आता है, पूर्वी मैदानी प्रदेश। तो यहाँ पर लिख देता हूं मैं, गंगा व यमुना नदी बेसिन के अंतर्गत आता है, नदी बेसिन के अंतर्गत आता है, अंतर्गत आता है। अब गंगा व यमुना नदी बेसिन के अंतर्गत ये जो पूर्वी मैदानी प्रदेश है ये क्यों आता है, क्योंकि यहाँ पर जो बहने वाली नदियां हैं और उनकी जो सहायक नदियां हैं, ठीक है, उनका जो पूर्वी भाग वह उत्तरी एवं उत्तरी पूर्वी क्षेत्र है, इनके जो सहायक नदियां हैं तो पूर्वी भाग व उत्तरी पूर्वी भाग, उत्तरी पूर्वी भाग, इसके अंदर जो बहने वाली नदियां हैं, इनकी जो सहायक नदियां हैं, इन सहायक नदियों का जो संबंध है वो आपको क्या है इस बेसिन से है वो देखने को मिलेगा। किस बेसिन से, तो गंगा व यमुना नदी बेसिन से क्या है संबंध है वो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो एक बार स्क्रीनशॉट लें आप इसका, इसके बाद हम आगे बात करते हैं। तो हमने क्या क्या देखा, पूर्वी मैदानी प्रदेश जिसके अंदर जनसंख्या की अगर हमने बात की कितने प्रतिशत भाग के ऊपर फैला हुआ है पूर्वी मैदानी प्रदेश, तो 23% भाग के ऊपर। जनसंख्या की अगर हम बात करेंगे तो 39% भाग के ऊपर फैला हुआ है। 2011 की जनगणना के अनुसार 39% यहाँ पर जनसंख्या निवास करती है, इसलिए इसको क्या है सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला क्या है भौतिक खंड यहाँ पर आप मान सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश 61% भाग के ऊपर 40% यहाँ पर जनसंख्या निवास करती है, यानी कहने का तात्पर्य 61 घर हैं, 40 क्या है यहाँ पर लोग रहते हैं। तो यहाँ पर 21 क्या है घरों की संख्या ज्यादा है, लोग क्या है यहाँ पर कम है। 9 घर है यहाँ पर, 11 लोग यहाँ पर रह रहे हैं, तो डबल हो जाएंगे। 23 यहाँ पर घर हैं, 39 यहाँ पर लोग रह रहे हैं, यानी घरों की संख्या क्या कम है, तो इसके अंदर भी डबल हो जाएंगे। इसके बाद 7 यहाँ पर क्या है लोग हैं, 10 यहाँ पर 7 यहाँ पर घर हैं, 10 यहाँ पर क्या है लोग हैं, तो इसके अंदर भी क्या है डबल हो जाएंगे। तो इस प्रकार से इस सारणी को क्या है समझना आपको। यहाँ पर मैंने आपको बताया ये जो हमने क्या है हाईलाइट किया है, ये भाग क्या है पूरी मैदानी प्रदेश है, जो कि आपको क्या है संपूर्ण नदी बेसिन वाला क्षेत्र वो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, पूर्ण रूप से नदी बेसिन वाला क्षेत्र है। और यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो पुराना जो नदी बेसिन है वो यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगा, नवीन नदी बेसिन है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, जिसके कारण इसको क्या है खादर प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। पुराना जो नदी बेसिन इसको बांगर कहते हैं, नवीन जो नदी बेसिन है इसको खादर कहते हैं। गंगा व यमुना नदी बेसिन के अंतर्गत ये क्षेत्र आता है। ठीक है, इसका पूर्वी व उत्तरी पूर्वी है वो भाग है। ये क्या है, इसके अंदर जो नदियां हैं इसकी सहायक नदियां हैं, इनका क्या है आपस में संबंध है, इसलिए गंगा व यमुना नदी बेसिन इसके अंतर्गत आता है। ठीक है, आपको मैंने ये बात बता दी कि जनसंख्या घनत्व है तो प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को क्या है जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार आपको सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो भौतिक खंड है वो अगर नजर आएगा तो वो कौन सा है, पूर्वी मैदानी प्रदेश है। तो ये थी आज की हमारी क्लास पूर्वी मैदानी प्रदेश। अगली क्लास के अंदर क्या है इसके ऊपर हम और महत्वपूर्ण बातों के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। तो इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के साथ में, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आगे आने वाला वीडियो आप तक पहुंच सके। किसी भी प्रकार से अगर मान लो आपके क्लास में कुछ भी समझ में नहीं आता तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताएं। धन्यवाद।